बेहतर तरीके से उन क्रियाओं को करने में मदद करते हैं ये ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स बेसिकली क्या निकालते हैं, ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। और हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि कोई दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में कोई एक कंपटीशन चल रहा है। उन दोनों के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है वो एक व्यक्ति और एक दूसरा व्यक्ति, उन दोनों के आपस में जो उनकी खुद की पोटेंशियल है, जो उनका कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, उसके हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन उतने में ही कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आता है और ए जो व्यक्ति है, उस ए व्यक्ति को वो बहुत ज़्यादा पुश करने लगता है और उसको मोटिवेट करने लगता है। तो अचानक से ए की जो कैपेसिटी है कार्य करने की, वो बढ़ जाती है। इस पूरे दौरान वो जो सी व्यक्ति था जो आया बाद में, उसने उसको कोई जो है सहायता नहीं करी उस कार्य को करने में, लेकिन उसकी प्रेजेंस से वो जो कार्य है जो वो कर रहा था, वो ज़्यादा उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। तो ये जो सी व्यक्ति होगा ना, इसको हम एंजाइम कहेंगे। एंजाइम यानी कि ऐसे केमिकल्स होते हैं ये, जो खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन उस रिएक्शन का जो मतलब एक्टिविटी है, जो उसके अंदर से जो बन रहा है, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा इसको हम बोलेंगे अपना एंजाइम। तो एंजाइम का विषय क्यों निकाला है? ये इसलिए क्योंकि जितने भी हॉर्मोन्स हमारे शरीर में हैं, वो जो है वो भी एंजाइम के रूप में ही कार्य करते हैं। अब ये हॉर्मोन्स बने किससे होते हैं? तो ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, ये प्रोटीन के बने होते हैं। और इसीलिए सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता, और भी इसमें थोड़ी दूसरी दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरे दूसरे केमिकल्स उसके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन मुख्यतः जिससे ये बना है वो एक प्रोटीन रहता है। तो ये हमारा ये एक हो गया हॉर्मोन्स का केमिस्ट्री, हमने देखी कि हॉर्मोन्स बेसिकली बने किससे रहते हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये हॉर्मोन्स बनते कहाँ पर हैं। तो ये हॉर्मोन्स जो हैं, इनकी उत्पत्ति ग्रंथियों में होती है, और मनुष्य के शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। मुख्यतः जो 7 हमारे योग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चक्र देखते हैं, तो इन चक्रों के पास एक एक ग्रंथि जो है वो लोकेटेड रहती है, और इनका सबका एक महत्वपूर्ण कार्य सभी का वो होता भी है। तो अब हम जो है देखने वाले हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। यस, तो अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो इस प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं कि उनके अंदर का जितना भी केमिकल या हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, तो ये हार्मोन ये स्वयं उत्पन्न करके ये ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ये ब्लड के अंदर अपना जो भी उनका कंटेंट है, जो भी वो बना रहे हैं, उसको वो ब्लड में छोड़ देते हैं। और ब्लड में छोड़ने के कारण होता क्या है कि ये पूरे शरीर में अवेलेबल होता है। अब आप वापस याद कीजिए, आपने ब्लड पढ़ा, ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ा, आपने पढ़ा कि किस प्रकार हार्ट जो है वो उस ब्लड को पंप करके शरीर के एक एक अवयव तक पहुंचाता है। आपने देखा कि किस प्रकार किडनी की तरफ जो है वो रक्त पहुंचता है, और उस किडनी में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उस ब्लड के फिल्टर होने के, जिसमें कि उसका जो अच्छी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको वो वापस अपने ब्लड में जो है मिला लेता है। और नेफ्रॉन जो किडनी का यूनिट है, जो फिल्टर जिसको बोलते हैं, और जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, जो वेस्ट चीज़ें हैं, तो उनको वो यूरिन के माध्यम से किडनी जो है वो बाहर फेंक देता है। तो किडनीज के पास भी जाकर आता है ब्लड, लंग्स के पास भी जाकर आता है ब्लड, पूरे शरीर में ये ब्लड सर्कुलेट करता है, और इसमें से ये जो हॉर्मोन्स हैं ये हर जगह इस ब्लड के माध्यम से अवेलेबल हो जाते हैं।
और जहाँ इसका एक्चुअल कार्य है वहीं पर ये अपना कार्य करते हैं, इधर उधर वो ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये है हार्मोन की कहानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडो यानी कि अंदर, वो अंदर क्या है, अंदर का अर्थ क्या है, अंदर का अर्थ है कि वो जो ग्रंथि है वो अपने जो भी उसका स्राव है वो स्राव जो है वो ब्लड में दे रही है। ठीक है, और एक्सो, एक्सो मतलब कि वो बाहर यानी कि उस पर्टिकुलर सेल में ही दे रही है जहाँ पर वो ग्रंथि लोकेटेड है, बस उस ग्रंथि का कार्य है उसके आसपास ही वो जो उसका उत्पन्न होने वाला हार्मोन है या जो भी प्रोडक्ट है उसका, तो वो उसके ग्रंथि की लोकेशन के आसपास ही जब वो उसको दे देती है तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। और एंडो कब होगी, जब ब्लड में दे रही है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एंडो और एक्सो। तो ग्रंथियां कितनी हैं हमारे शरीर में वो हम देखने वाले हैं, लेकिन ग्रंथियों का कार्य क्या है, ग्रंथियों का कार्य है हार्मोन्स की उत्पत्ति। हार्मोन्स का क्या कार्य है हमारे शरीर में, हार्मोन्स का कार्य है विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में जो है वो क्रियान्वित करना, हमारे शरीर में जो भी जैसे वाढ़ हो रही है या जिस प्रकार से ग्रोथ के अलावा रिपेयर हो रहा है और भी अन्य अन्य चीज़ें जो हमारी हो रही हैं, ये सभी जो है ये हॉर्मोन्स इनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हॉर्मोन्स जो है इनका जो जैसे न्यूट्रिशन है वो हमारे शरीर में कितना लगता है, ग्राम्स में लगता है, कभी कभी केजीज में भी लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितना ही होता है, लीटर्स में लगता है। तो इन सब की खपत होती है हमारे शरीर में। ठीक है, लेकिन हॉर्मोन्स जो है ना वो हमारे शरीर में खपत नहीं होते। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि उनका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता। उनका कार्य जो है वो रिएक्शन में भाग लेना नहीं है, उनका कार्य है उस रिएक्शन को और आगे फास्ट कर देना। और कभी कभी उनके ही होने से रिएक्शन होती है, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं और एक उनका कॉमन फ्रेंड है, उस कॉमन फ्रेंड के आने की वजह से उन दोनों की मुलाकात होगी और वो दोनों शायद मिलकर के एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान रिसर्च में कर सकें। लेकिन उनकी मुलाकात तब तक नहीं होगी जब तक वो कॉमन फ्रेंड नहीं आएगा। तो इसी प्रकार ये जो हॉर्मोन्स हैं इनका प्रेजेंस बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए महत्वपूर्ण होता है, उनके होने के सिवाय वो रिएक्शन नहीं होती। और अभी मैं जैसे प्रियंका को बता रही थी कि पूरे शरीर में जो कि केमिकल्स हैं, जो केमिस्ट्री है ये चल ही रही है, जहाँ पर हमारे शरीर में केमिकल्स फ्लो हो रहे हैं एक दूसरे के डायरेक्शन में, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर किस प्रकार से आयंस जो है एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो गया, अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया, तब एक प्रकार का आयन चैनल बनेगा और एक प्रकार के सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना संभव होगा। और जब ये विपरीत स्थिति आ जाएगी तब दूसरे प्रकार के सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये इस प्रकार से केमिस्ट्री जो है ये हमारे पूरे शरीर में चल रही है। और एटीपी का जो बनने का जो कार्यक्रम है ये 100% बायोलॉजिकल मतलब शरीर में हो रहा है, लेकिन है केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं कि ये प्लस ये बनेगा तो तीसरी एक ये चीज़ बनेगी, तो इसी प्रकार जो है ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज बनने के बाद फिर उसमें से पायरुविक एसिड और फिर ये और वो और इतना सब होने के बाद लास्ट में उसमें से एटीपी बनती है, और वो एटीपी हमारी शरीर की एनर्जी करेंसी है। और ये सारा कुछ जो केमिस्ट्री में आपको पका रही हूँ पढ़ा के, वो बेसिकली आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। जब हम डाइट में मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो ये आपको मैं डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसकी चर्चा इसलिए निकल रही है क्योंकि ऐसा मेटाबॉलिज्म हमारे पूरे शरीर में हो रहा है, और इस मेटाबॉलिज्म को कार्यान्वित कौन कर रहा है, वो हार्मोन्स कर रहे हैं। और विभिन्न विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में हैं जो विभिन्न विभिन्न क्रियाओं के लिए जवाबदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। और इनको कहाँ कहाँ से उत्पत्ति होती है, तो इनकी जो है हर एक स्थान में जो है हर एक ग्लैंड में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है जो कि अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। कोई कहीं पर मेटाबॉलिज्म में प्ले कर रहा है रोल, कोई कहीं पर। और
ओवरऑल इनका जो पूरा जो बेसिक कार्य है वो क्या है? शरीर की वाढ़ होना, शरीर का मेंटेनेंस होना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, शरीर में एक होम्योस्टैसिस की कंडीशन बनी रहना, जिसमें कि वो एनर्जी जो है वो मेंटेन रहे और बॉडी जो है वो काम एंड मतलब ये रहे, आराम उसमें रहे। फिर इसके अलावा हॉर्मोन्स की क्या जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो जैसे रिप्रोडक्शन के लिए जो है उस चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए पर्टिकुलर प्रकार के हॉर्मोन्स चाहिए इत्यादि। तो ये हॉर्मोन्स के अलग अलग रोल्स हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज सभी हॉर्मोन्स का जो कार्य है वो है शरीर का जो है सुदृढ़ होना, ग्रो होना, मेंटेनेंस होना और उत्पत्ति जो है उससे, और दूसरे दूसरे जो है जीवों की उत्पत्ति होना। तो ये सभी कार्य जो है ये हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, और ये हॉर्मोन्स इन्हीं ग्रंथियों में उत्पन्न होते हैं। इतना समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं। अब हमने देखा कि दो प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक प्रकार है जो अपने ग्रंथियों में से जो भी स्राव हो रहा है वो रक्त में छोड़ रहे हैं, वो हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरे प्रकार की ऐसी ग्रंथियां हैं जो उनका स्राव जिस जगह पर वो ग्रंथि है वहीं पर वो उसका जो है वो जूस जो है, रस जो है वो उसका छोड़ रहे हैं, वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये दो मुख्य प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपको जो ब्रेन है, ब्रेन में दिख रहा है पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड ये बच्चों में होती है, और 8 वर्ष की आयु से ये पीनियल ग्लैंड टूटना शुरू होती है, जो कि प्यूबर्टी की उम्र में जब सेक्सुअल हॉर्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं उस समय पर ये पीनियल ग्लैंड पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यौगिक जो लोग मतलब योग के द्वारा जो ये करते हैं, शक्तियों का जागरण करते हैं, तो उन बच्चों में वो जो पीनियल ग्लैंड है वो बची रह सकती है लंबे समय तक। पीनियल ग्लैंड का जो कार्य है वो क्या है? वो इंट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है पीनियल ग्लैंड का, आनंद जो है, एक ब्लिस मेंटेन करती है। जैसे बच्चों के अंदर होता है, उनको हमेशा एक खुशी का बाहर, उनको ज़्यादा कारण नहीं चाहिए, वो थोड़ी सी चीज़ में भी जो है वो आनंदित रहने का उनको एक वो आता है। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है वो काफ़ी ब्लिसफुल हॉर्मोन्स को रिलीज करती है खुशी के। और दूसरा उसके एक एक वेल बीइंग, सेंस ऑफ वेल बीइंग, मतलब हम अच्छे हैं, हम मतलब आनंद से हैं। वेल बीइंग का मतलब होता है जैसे स्वस्थ रहना और आनंदित रहना। तो इस प्रकार का ये पीनियल ग्लैंड में और भी उसके और भी कुछ फंक्शंस हैं जो साइंटिफिकली रिलेट होते हैं, मगर ये जो है ये मैंने जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की एक पुस्तक है, बच्चों के लिए योगा जो का एक पुस्तक है, ठीक है ना, योगा फॉर चिल्ड्रन, उसमें ये मैंने पढ़ा है और उस रेफरेंस से मैं ये आपको बता पा रही हूँ। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड आपके वहीं ब्रेन में ही होती है, और हमने डिस्कस किया था हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जिसके बारे में उस दिन हमने लेक्चर में सुना, जो कि इमोशंस के जो है उसमें होता है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस एक होता है, जो मैंने 2 दिन पहले के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया है, इसलिए आज मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगी। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जैसे कि गट ब्रेन एक्सिस होता है, यानी उनके बीच का एक संवाद, उनके बीच का एक रिलेशन, जिसमें गट में रहने वाला जो बैक्टीरिया है वो आपके ब्रेन को बताता है कि उसकी क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का भी इसी प्रकार का एक बैलेंस होता है, सुसंवाद होता है, केमिकल्स के माध्यम से संवाद होता है इन लोगों का। ठीक है, तो हमारा कैसे इमोजीज और भाषा के माध्यम से संवाद होता है, हमारे शरीर के अवयवों का एक दूसरे के साथ केमिकल्स के माध्यम से संवाद होता है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये जो है इनके बीच में ये एक तादाद में बना रहता है। जिस प्रकार का जो ट्रिगर हाइपोथैलेमस को मिलता है उसी प्रकार से ये पिट्यूटरी को ट्रिगर करता है। तो पिट्यूटरी बेसिकली मास्टर ग्लैंड है। ये शरीर के सारे ही जो भी आपकी बाकी की ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों की माँ है।
वो क्या बताती है कि आपको कितना कौन सा हार्मोन बनाना है, इस बात के लिए बाकी सभी जो ग्रंथियां हैं उनको ये ट्रिगर करती है और उनके कार्य को जो है वो मॉनिटर भी करती है। ज़्यादा बनने लगा कोई हार्मोन तो ये उनको कम करो ऐसा भी आदेश देती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। इसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो थी वो और पिट्यूटरी ये आपके आज्ञा चक्र के आसपास है। पीनियल थोड़ा सहस्त्रार की ओर है, पिट्यूटरी एग्जैक्टली आज्ञा चक्र के पास है। थायराइड ग्लैंड जो है ये आपके विशुद्धि चक्र के पास है। तो ये थायराइड ग्लैंड ये तितली के जैसा, बटरफ्लाई शेप के जैसा एक ग्रंथियों का जोड़ा होता है। थायराइड और पैराथायराइड ये दो होते हैं जोड़े, जो कि बिल्कुल आपके गले में ही होते हैं आसपास। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है इसका कार्य ग्रोथ में जो है इसका मुख्य कार्य होता है और आपके भोजन के प्रति, मतलब ग्रोथ मतलब वही, और आपका जो है ना भोजन से भी, मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका मेटाबॉलिज्म में ही है। इसीलिए जिनकी थायराइड ग्रंथि में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वो अचानक से वज़न पकड़ लेते हैं, या अचानक से उनका जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो अचानक से उनका वज़न कम आपको हो जाएगा। तो ये जब वज़न अचानक गया हो या अचानक बढ़ा हो तो डॉक्टर पहले थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। तो ये थायराइड ग्रंथि का जो कार्य है वो मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय से रिलेटेड है शरीर के, ठीक है, और भी ग्रोथ से भी रिलेटेड है इत्यादि। तो थायराइड ग्रंथि का ये आपको पता चल गया। थाइमस जो है, ये थाइमस ग्लैंड एक, ये आपकी ऐसी ग्रंथि है जहाँ पर आपके बहुत सारे जो सेल्स बनते हैं। कौन से सेल्स बनते हैं मालूम है? इम्यूनिटी से जुड़े हुए। इनफैक्ट आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी जो है ना स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पर बनते हैं, तो ये थाइमस के ही आसपास जो है इनका उत्पत्ति होती है। तो ये जो स्थान है ये बेसिकली यहाँ से हॉर्मोन्स नहीं बन रहे, हॉर्मोन्स भी होते हैं उत्पन्न, लेकिन यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी से भी रिलेटेड जो सामान है, जो आपका आर्मी है, वो यहाँ पर उसके सेल्स बनते हैं थाइमस में, ठीक है। इसको हम ग्रंथि नहीं बोलते, लेकिन इसका महत्वपूर्ण रोल है और ये भी ब्लड में ही जो है अपना कंटेंट छोड़ता है, इसलिए इन्होंने शायद इसको एंडोक्राइन में यहाँ पर जोड़ा है। एड्रीनल नहीं मैम, ग्लैंड्स, हाँ मैम ये एग्जैक्टली कहाँ होता है कि कहाँ पे स्टर्नम, बोला स्टर्नम के आपने? पास, हृदय चक्र के पास। अच्छा। और और क्या ये पीछे की होगा? तरफ होता है, स्पाइनल कॉर्ड से लगा हुआ होता अच्छा, है ना। तो पीछे। स्टर्नम की तरफ नहीं होता, बैकबोन की तरफ होता है, हाँ। ठीक है। उसके बाद आपका क्या? एड्रीनल ग्लैंड जो है, आपको दो और एड्रीनल ग्लैंड, हाँ, किडनीज के ऊपर। थायराइड जो हाँ बोलिए। 3 प्रकार के होते हैं ना, TH1, वो क्या है थायराइड? 3 प्रकार थायराइड, के होते हैं ना वो हाँ थायराइड ऊपर है, बटरफ्लाई वाला जो आपका, ये जो आपको दिख रही ग्रंथि। तो एक होता है आपका TSH जो होता है ना, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये कौन सा हार्मोन रिलीज, ये अभी हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन उसमें है। तो थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH ये कौन रिलीज करता है? ये थायराइड ग्रंथि आपकी रिलीज कर रही है। इसके ही अत्यधिक होने से जो है हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, और इसके कम होने से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो इस प्रकार से ये थाइमस हो गया। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड आपके दोनों किडनीज के ऊपर एक त्रिकोण शेप का जो है ग्रंथि होती है, और ये एड्रीनल ग्लैंड यही मुख्य ग्लैंड है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके शरीर में ये एक्टिवेट हो जाती है, और इसी में से वो हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन का अर्थ होता है जब व्यक्ति एकदम जोश में आ जाए, पूरी एनर्जी से जो है वो शूट हो जाए, तो वो एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रीशन हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो एड्रीनलिन हार्मोन बेसिकली निकलता कहाँ से है? ये एड्रीनलिन ग्लैंड से निकलता है, जो दोनों किडनीज के ऊपर दो आपकी त्रिकोणीय शेप की ये ग्रंथियां लगी हुई हैं। फिर आपके किडनीज के पास इन्होंने पैनक्रिया दिखाया है। बेसिकली किडनीज के ऊपर जो है ये स्टमक जो है ना, स्टमक के पास पैनक्रियाज होता है। तो ये पैनक्रियाज जो है ये क्या करते हैं? पैनक्रियाज बहुत सारे जूसेस जो है रिलीज करते हैं, ताकि
क्या हो, ये शरीर में जो भोजन का पचन है ये मतलब अच्छे से पचन हो जाए, चीज़ों का जो भी हमने भोजन किया है उसका पचन बहुत अच्छे से हो जाए, उसके लिए बाइल जूसेस ये लिवर देता है। और जो ये पैनक्रियाज हैं ये भी अपने पैनक्रियाटिक जूसेस ये रिलीज करता है। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो एक्सोक्राइन वो कब करती है, जब वो जूसेस रिलीज करती है, ठीक है ना, जब भोजन के लिए, पचन के लिए जब वो जूसेस रिलीज करती है तब वो एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य जो है वो एज अ एक्सोक्राइन ग्रंथि ही है, भोजन के चयापचय में ही उसका मुख्य कार्य है। लेकिन यहाँ एंडोक्राइन में इसको क्यों दिया है, क्योंकि यही वो ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन भी बनाती है। और ये इंसुलिन को वहाँ नहीं छोड़ती, उधर लोकल में नहीं छोड़ती, इंसुलिन को ये ब्लड में छोड़ती है। और क्योंकि ये दोनों ही कार्य कर रही है, एंडो भी कर रही है एक्सो भी कर रही है, इसलिए ये ग्रंथि ऐसी है जो दोनों उसमें पकड़ी जाती है। तो ये इंसुलिन हार्मोन बनाती है जो कि शरीर में रहने वाले शुगर को वो डाइजेस्ट करने में मदद होती है। तो वो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये पैनक्रियाज में होता है। तो इसलिए पैनक्रियाज की जो ग्रंथि वो वहाँ दिखाई गई है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में। इसके अलावा जो फीमेल्स होते हैं उनमें ओवरी, ओवरी में बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। ओवरी मतलब ओवेरीज के अंदर तो बनते ही हैं, पूरे जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। ये ज़्यादा हार्मोन्स होने की वजह से भी जो लेडीज़ के इमोशंस हैं वो ज़रा ज़्यादा जो है स्विंग मारते हैं। और क्यों ये जो मेल्स हैं तो मेल्स में सिर्फ 2 या 3 ही मेन हार्मोन्स होते हैं। तो ये इनके लिए जो हार्मोन्स हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस के पास। तो ये सेक्सुअल हार्मोन्स हैं ओवरीज और टेस्टिस में बनने वाले। तो ये एक ही होता है, या तो फिर स्त्री है तो फिर उसमें एक प्रकार के बनेंगे, या पुरुष है तो दूसरे प्रकार के बनेंगे। और बाकी सब जो हैं वो कॉमन होते हैं, ऊपर के जितने भी हैं वो कॉमन होते हैं। तो जब हमारी जो चेतना है, जब हमारी चेतना वो स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर आ जाती है तो हमारा स्त्री पुरुष का जो भेद है हमारे दिमाग के अंदर वो मिट जाता है। और जितना हमारी चेतना निचले लेवल पर होती है उतना ही हमारे अंदर जो स्त्री पुरुष का जो भेद है वो बना रहता है। भेद मतलब हम भेदभाव कर रहे हैं वो नहीं, भेद मतलब ये एक अपने आप को उस रूप में हमेशा आइडेंटिफाई करना। जैसे लेडीज़ को उस प्रकार से फिर बहुत जो है अपने दिखने का या अपने कुछ दूसरे प्रकार का एक आकर्षण होता है। ऐसे पुरुषों को अपना जैसे गाड़ियों का या फिर दूसरे प्रकार का आकर्षण होता है। तो ये जो एक लिंग से जुड़े हुए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो जब चेतना ऊपर चली जाती है आपके मणिपुर चक्र से ऊपर, तो तब फिर ये जनरली सब कॉमन ही मोस्टली चीज़ें रहती हैं। तो ये एक चीज़ है। तो ये आपके चक्रों का भी साइमल्टेनियस मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आप उन ग्रंथियों से उनको जोड़कर देख सकें कि जहाँ जहाँ ये ग्रंथियाँ हैं वहीं वहीं आपके जो चक्र हैं वो भी लोकेटेड है। इसके अलावा अब हम देखने वाले हैं, अभी हमने एंडोक्राइन देखा ना, एंडोक्राइन की ही एक और हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर वहाँ पर नहीं बताई हो तो, नहीं सब बताया है, ये सब हाइपोथैलेमस है यहाँ पर देखिए, पिट्यूटरी के साथ हाइपोथैलेमस भी बताया है, ठीक है। और अब हम देखेंगे एक्सोक्राइन का एक चार्ट देख लेंगे छोटा सा, क्योंकि एंडोक्राइन आपके लिए जो सिलेबस में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सब के नाम आपको सीखने हैं और इनका आपको एक एक डिटेल जो है वो भी पढ़ना होगा, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एक्सोक्राइन का भी देख लेते हैं और फिर हम आगे डिटेल में जाएंगे। तो एक्सोक्राइन का देखेंगे, ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में यानी कि वहाँ के वहाँ उस लोकेशन पर जहाँ उनका जो है ना सिक्रीशंस उसी जगह पर देने होते हैं उनको। तो ऐसी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कौन कौन सी हैं, तो पहली हमारी आँखों में जो आंसू आते हैं, जो तुरंत हमारे आँखों की प्रोटेक्शन के लिए पानी की एक लेयर आ जाती है, जैसे
कीड़ा चला गया, उँगली लग गई, तो इस प्रकार से कुछ भी अगर हमारी आँख में लगता है, तो तुरंत हमारी आँख में एक जो है प्रोटेक्टिव लेयर पानी की बन जाती है, जिससे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आया हो तो वो बाहर के बाहर ही बहा दिया जाए शरीर से। तो ये आँसू कहाँ से बनते हैं? तो ये हमारे आँखों में जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से ये बनते हैं। तो ये भी एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्रंथि है, जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पे वो ग्रंथि होगी, वहीं लोकली वो अपना प्रोवाइड करेगी। दूसरा, माउथ में सलाइवरी एमाइलेज, यानी कि हमारे लार ग्रंथियाँ। तो हमारे पास में कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं, ठीक है? कान के नीचे है, ठीक है ना? फिर हमारे जो जीभ के 3 जोड़े हैं, सॉरी। तो कान के नीचे हैं जो मुख्य हैं, फिर उसके बाद मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर, इस तरह से हमारे पास 3 जोड़े हैं लार ग्रंथियों के। दोनों तरफ से कान के नीचे मुख्य वाली है, मेन सलाइवरी ग्लैंड है, और फिर हमारे जो जीवा है, जीवा के नीचे है, और टिप पे भी है, मतलब मुंह में ही 2 जोड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारे लार ग्रंथियाँ, ये भी हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ही उसमें पकड़े जाते हैं। फिर हमारी त्वचा, ये हमारी त्वचा भी एक्सोक्राइन की तरह कार्य करती है। कैसे? तो ये त्वचा में से सीबम, यानी कि पसीने के माध्यम से चिपचिपापन जो बाहर आता है, ये भी एक प्रकार का स्राव ही है। तो ये स्राव जो होता है, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी देता है, ताकि बाहर का कोई वायरस जो है वो अंदर ना चला जाए, वो हमारी चमड़ी पे ही चिपक के रह जाए। अगर अंदर जाएगा तो उससे अंदरूनी डिजीजेस हो जाएंगे, लेकिन चमड़ी पे चिपक जाएगा तो क्या होगा? वो अगले दिन स्नान के समय जो है उसके माध्यम से, पानी के माध्यम से बहा दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा। तो ये सीबम और स्वेट, यानी स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं, जिसमें पसीना जो आता है। तो पसीना आने के लिए जो ग्रंथियों की आवश्यकता पड़ती है, और जो चिपकाव, ये थोड़ा सा जो तैलीय पदार्थ होता है, चिपकाव वाला, सीबम बोलते हैं उसको। तो ये स्वेट और सीबम, सिबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं, ये हमारे त्वचा में होती हैं। तो ये भी हमारा एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्रंथियों के जैसा कार्य करती हैं। स्टमक में क्या आता है? स्टमक में आता है हमारा बहुत हाई पीएच का जो है जूसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक जूसेस रहते हैं, और वे जूसेस हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो 2 से 3 के बीच का हाई एसिडिक पीएच का जो जूस है, ऐसे जूसेस हमारे स्टमक में, ऐसी एंजाइम्स जो है वो रहती हैं। इन एंजाइम्स का नाम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को तोड़ने का, डाइजेस्ट करने का कार्य करती हैं। फिर ब्रेस्ट, जो स्त्री है, वो स्त्रियों के जो है ना मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे वो नवजात शिशु से लेकर के 6 महीने तक के बालक को दुग्ध पान करा सकते हैं। तो ये मैमेरी ग्लैंड्स, मेमोरी होता है स्मृति, और मैमेरी, MAMMARY, मैमेरी ग्लैंड्स। तो ये मैमेरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ये ब्रेस्ट्स में होते हैं, जो कि उसको बच्चे को जो है वो दूध पिलाने के लिए ये कार्य करती हैं। तो ये भी एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है। ये किधर से आ नहीं रहा है, ये उसी जगह पे बन रहा है, और उसी जगह लोकली ये उपयोग हो रहा है। इसके बाद लिवर भी हमारा एक महत्वपूर्ण जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है, और ये क्या देता है? ये बाइल जूसेस देता है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तब हमने देखा था कि 5 से 7 लीटर तक जूसेस उस भोजन में मिक्स किए जाते हैं। कहाँ पे? स्टमक से लेकर के इंटेस्टाइन्स तक। तो इनका जो कार्य है वो क्या है? ये इतना जूसेस क्यों निकाल रहे हैं? तो ये जूसेस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जो भोजन में उपयोग किया हुआ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, मिनरल्स, और जो ये है क्या, विटामिन्स है, इन सभी को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर लिया जाए। तो इनका प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए इनको क्या किया जाता है? इन जूसेस के साथ हमारे पेट के अंदर मिक्स किया जाता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि हमारी जो अंदर है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, जीआई ट्रैक्ट, तो इस पूरे ट्रैक्ट में एक ऐसा रिदमिक मोशन होता है, हिला, मतलब घुमाव होता है, अंदर से हिलता है ये,
ताकि इस पूरे जूस के साथ ये भोजन जो है ये एक समान मिक्स हो जाए और आगे की ओर बढ़ता रहे, वहीं पर अटक के ना रह जाए, आगे की ओर बढ़ता रहे। और इसीलिए जो जब ये पूरा आगे की ओर बढ़ करके नीचे आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तब हमको मोशन जाने का सेंसेशन होता है। तो ये पूरा जो कार्य है ये बहुत एक प्रिसाइज तरीके से कार्य करता है, ताकि हमें उस भोजन का मैक्सिमम जो बेनिफिट है, न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके। तो ये पैनक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूसेस ये क्या करते हैं, ये भोजन के पचन के लिए मतलब मेटाबॉलिज्म और पचन में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। और फिर हमारी इंटेस्टाइन्स, तो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो ये म्यूकस है या जो अंदर की लाइनिंग है इंटेस्टाइन्स की, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। और यही हॉर्मोन्स जो है आपके ब्रेन के साथ संवाद करते हैं और बताते हैं कि कब उसको जो है भरा हुआ महसूस हो रहा है और कब उसको भूखा महसूस हो रहा है। इसके अलावा किस किस पर्टिकुलर चीज़ की आवश्यकता लग रही है। ये जो हॉर्मोन्स रिलीज कौन कर रहा है, ये कुछ आपके खुद के इंटेस्टाइन्स कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है उनके भी अंदर से निकले हुए केमिकल्स हैं, उनके भी द्वारा जो है ये संचालित किए जाते हैं। और यही हॉर्मोन्स रक्त में मतलब ये हॉर्मोन्स जो है लोकली उस भोजन को पचन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इनके ही द्वारा जो है जो भोजन जा रहा है, तो कुछ हॉर्मोन्स जो है वो ब्रेन को भी इन्फॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से आपने दो मुख्य प्रकार के ग्रंथियों को देखा। एक ग्रंथियों का ऐसा प्रकार है जिसमें ये अपना जो स्राव है उसको रक्त में छोड़ रहे हैं, जिससे कि वो पूरे शरीर में घूम रहा है। और दूसरी एक प्रकार की ग्रंथियां हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो लोकली जिस स्थान पर उनका जो है लोकेशन है, उसी स्थान पर ये अपने जो जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उसको छोड़ रहे हैं। ये दो बातें समझ में आई सभी लोगों को? हाँ ओके, बस अब समझ में आ गए हैं। अब हाँ आप इनको याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। हम्म, तो एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हमने अभी अभी ऊपर ऊपर से देखा था कि किस प्रकार से कौन कौन सी ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, किस प्रकार से बंद पीनियल कर। पीनियल ग्लैंड से लेकर के जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वहाँ तक, हर एक ग्रंथि का अपना अपना कार्य है। और वो अपने अपने जो स्राव हैं उनको रक्त में वो भेज रहे हैं और उसके माध्यम से वो पूरे शरीर को संचालित कर रहे हैं। तो ये सब हमने अभी इनके नाम देख चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। एक बार फिर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा और दिखाया है किस प्रकार हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, एड्रीनल, थायराइड। यहाँ पर इन्होंने थाइमस नहीं दिया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थाइमस में ग्रंथियाँ, थाइमस को ग्रंथि नहीं बोल सकते, वहाँ हार्मोन नहीं बनते, वहाँ पर आपके सेल्स बनते हैं जो रक्त को बनाते हैं। कौन से जो आपका आर्मी है, आपकी इम्यून सिस्टम की है ना, वहाँ वो सेल्स बनते हैं, वहाँ हार्मोन्स नहीं बनते। इसलिए इन्होंने इस डायग्राम में थाइमस को इंक्लूड नहीं किया। थायराइड ग्लैंड्स को बताया है, एड्रीनल बताया है, पैनक्रियाज, ओवरीज और टेस्टिस वगैरह ये सब चीज़ें बताई हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक एक हार्मोन्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, हाँ तो इनके सबसे पहले हम देख रहे हैं कार्य क्या है। ये इनका मोटा मोटा तौर पे मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, लेकिन एक बार फिर इसमें बताते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर में प्रॉपर जो भी चयापचय चल रहा है, किसका, जो भी एनर्जी बन रही है और जो बनी हुई एनर्जी है उसका वापस उपयोग कैसे हो रहा है, तो ये दोनों ही जो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी चीज़ों का बनना मतलब एनर्जी का बनना और फिर उस एनर्जी का उपयोग होना, किस चीज़ के लिए,
काम करते वक्त उपयोग होना, ग्रोथ के वक्त उपयोग होना इत्यादि। तो ये सब कुछ मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। तो मेटाबॉलिज्म को कौन देखता है? ये ग्लैंड्स के द्वारा निकले हुए जो हार्मोन्स हैं वो देखते हैं। दूसरा होम्योस्टेसिस, यानी शरीर में एक समता की स्थिति बनाए रखना। किसी भी प्रकार की जो स्ट्रेस है उससे उस शरीर को काम डाउन कर देना और एक साम्य की स्थिति जो है वो बनाए रखना। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये भी एक मुख्य कार्य है। सेक्सुअल फंक्शंस भी एक मुख्य कार्य है। रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसे और भी जीवों को जन्म देना। और स्लीप वेक साइकिल यानी कि जो जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था इनके बीच में जो साम्य बनाना है वो भी हॉर्मोन्स करते हैं। और हॉर्मोन्स ही एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं मूड के बनाने में, कि किस प्रकार का मूड उस व्यक्ति का होता है। अचानक से जैसे एड्रेनलिन जिसको रश आया हो तो वो व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस में ही दिखेगा। और स्ट्रेस के अलावा वो एनर्जी में भी दिख सकता है वो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कार्य करेगा, जल्दी जल्दी सब चीज़ें करेगा, चिंतित भी दिख सकता है इत्यादि। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से अलग प्रकार के जो है मूड्स होते हैं। और जो थायराइड जिनका जैसे होता है तो कम या ज़्यादा, तो एक चिड़चिड़ापन जो है वो अलग आपको नोटिस होगा उस पेशेंट में, जिनका नॉर्मल से अलग लेवल है थायराइड का, क्योंकि वो ही उनके चयापचय में जो है वो ये कर रहा है। तो मूड्स जो है वो भी आपके हार्मोन्स की वजह से बनते और बिगड़ सकते हैं। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम्स हैं उनके सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपकी जो ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्रंथियां, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और फिर जो टिश्यूज़ हैं उनके आसपास के, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके इन ग्रंथियों के जो है बारे में। तो पीनियल ग्लैंड जो है ये छोटा सा एक ग्लैंड है, मटर के बराबर जैसा दाने का। पीनियल भी और पिट्यूटरी भी, दोनों भी मटर के जैसे, जितना वाटाना होता है, वाटाने के जितने साइज का ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं। और ये छोटा सा हमारे जो ब्रेन का जो पीछे का पार्ट है, कॉर्पस कैलोसम, वहाँ पर ये मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है? ये बेसिकली हमारे स्लीप वेक साइकिल यानी कि हमारे जागृत और स्वप्नावस्था इसको कंट्रोल करने वाला एक ग्लैंड है, ये हार्मोन होता है। और ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च नहीं हुई है। साइंटिस्ट को जो है इसके बारे में नहीं पता। इतना पता है कि ये जो है स्लीप और जागृत अवस्था इन दोनों को बीच में कंट्रोल करता है। ठीक है, तो और जो क्या नाम है मैडम इसका? इसका मैडम नाम क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन। और ये पीनियल ग्रंथि बनाती है जो कि बच्चों में होती है। इसके अलावा जो मैंने आपको आनंद की जो बात कही वो मैंने उस पुस्तक में पढ़ी थी, जो योगा फॉर चिल्ड्रन वाली पुस्तक में बताया था। तो ये एक पीनियल ग्रंथि का कार्य है। दूसरा आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। ये पिट्यूटरी वाटाने की जितनी मतलब बड़ी ये ग्लैंड, ये आपके ब्रेन के बेस में जो हाइपोथैलेमस के पास जो है लोकेटेड रहती है। और ये 8 हॉर्मोन्स जो है ये रिलीज करती है। ये 8 हॉर्मोन्स क्या हैं? ये दूसरी ग्रंथियों को जाकर के उनके अपने खुद के हॉर्मोन्स बनाने में मदद करते हैं, या जो है उनको कंट्रोल करते हैं। तो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रिलीज करने में मदद करता है पिट्यूटरी। फिर थायराइड जो है ये बटरफ्लाई शेप का है और ये आपके गर्दन में ये रहता है विशुद्धि चक्र के स्थान पर। पैराथायराइड इसी के साथ, थायराइड के साथ ही लगा रहता है। ये भी दो दो है वाटाने के जैसे शेप के हैं और दोनों तरफ हैं एक एक पैराथायराइड ग्लैंड्स। और ये थायराइड के जस्ट पीछे है। तो ये ईसोफेगस यानी कि जहाँ पर हमारी अन्न नलिका होती है, तो ये उसके ही पास में है। और जो है ना पैराथायराइड हार्मोन ये आपके ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है उसको मेंटेन करती है। थायराइड के बारे में मैंने क्या बताया? ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, शरीर के चयापचय को। और पैराथायराइड जो है ये आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है। एड्रीनल ग्लैंड्स जो है ये स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है।
इसलिए ये स्ट्रेस ग्लैंड्स हैं। और इसमें हाइपोथैलेमस का एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो हम देख चुके हैं, और इसको अच्छे से देखेंगे कि ये आपके पिट्यूटरी के पास में जो एक महत्वपूर्ण एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ग्रंथि है जो दो हार्मोन्स को ऐसे बनाती है, जो पिट्यूटरी को अप इन मतलब पिट्यूटरी को थोड़ा सा उसके साथ में कोऑर्डिनेट करती है। तो कौन से हैं दो हार्मोन? एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। ये जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड रिलीजेस, ये जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है ये पिट्यूटरी बना रही है, ठीक है ना। ये इट मेक्स टू हार्मोन्स दैट योर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड रिलीजेस एंड मेक्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स। हाँ, तो ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है ये दो हार्मोन्स आपकी जो पिट्यूटरी है ये इनको बना रही है, स्टोर कर रही है। और कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रही है? डोपामिन और सोमैटोस्टैटिन। ये सारे हार्मोन्स में से अभी जो आपने 1 महीने 2 महीने पहले जो एक यहाँ पे योग विद्या धाम के जो ये सब हम दोनों गए थे, हम दोनों। हाँ हाँ, तो जो आपने ये अटेंड प्रियंका किया भी थी। था, हाँ, जो लेक्चर आपने अटेंड किया था, तो उसमें हैप्पीनेस से रिलेटेड जो हार्मोन्स की चर्चा हुई, तो वो यही हार्मोन्स हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका मातृत्व का हार्मोन है बेसिकली। तो ये आपके मैमरी ग्लैंड्स को ये करता है, ट्रिगर करता है, और इनसे जो है बालक के लिए दूध आना शुरू होता है। लेकिन ये जो मतलब ये तो हो गया, डिलीवरी हो गई जिनकी माताओं की उनकी। तो सामान्य लोगों में फिर ऑक्सीटोसिन क्या कार्य करता है? तो ये एक जो है ना प्रेमल भाव, और वो प्रेमल भाव कौन सा? विदाउट लस्ट वाला, जो प्रेमल भाव जिसमें हम दूसरे व्यक्ति के लिए केयर करते हैं, मदरली जो एक प्रेम है, तो वो ऑक्सीटोसिन जो है उस हार्मोन की वजह से हमको फील होता है। और वासोप्रेसिन भी एक हार्मोन है जो कि जिसमें बहुत सारा उसके रोल्स हैं, एक ही रोल नहीं है, कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स के उसमें भी है, कुछ दूसरे दूसरे भी उसके रोल्स हैं। तो ये वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन्स जो हैं ये इनके सामंजस्य से, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के सामंजस्य से ये बनते हैं, और रिलीज भी होते हैं, स्टोर भी होते हैं। और इनकी वजह से और दो हार्मोन्स जो हैं वो डोपामिन और सोमैटोस्टैटिन ये बनते हैं। डोपामिन जो है ये रिवॉर्डिंग हार्मोन है, ये आपको जो है आगे बढ़ने के लिए जो है ना प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये भी इसका एक रोल करता है रिवॉर्ड सेंटर की तरह। जैसे आपने आपने अपने आप को कभी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिवॉर्ड दिया, तो आपका डोपामिन लेवल जो है वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये एक ऑक्सीटोसिन का देखिए क्या है ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इन चाइल्ड बर्थ, ये इससे एक तो जन्म देने में भी ये कार्यरत है। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है दूध और लेबर और डिलीवरी के लैक्टेशन, मतलब दूध के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देने लगे हैं आजकल गाय को, भैंसों को, जिससे उनका दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें आजकल मनुष्य ने जब से साइंस में प्रगति की है तो उसका उपयोग की जगह दुरुपयोग ही करते हैं। तो सोमैटोस्टैटिन क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि ये दोनों अब दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करता है। और ये क्या करता है? ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट प्रॉपर करता है, और जो बहुत ज़्यादा रैपिड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स है उसको भी कंट्रोल में रखता है। तो ये आपके सामान्य जो गतिविधि है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि मुंह से लेकर के एनस तक, जब पूरा जो भोजन की जो आपका ट्रैक्ट है उस पूरे जगह पर ये नज़र रखता है और उस पे कार्य करता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उस पूरे ट्रैक्ट में कितने सारे और दूसरी ग्रंथियां हैं जो अपना अपना जो है वो रस जो है वो रिलीज करती हैं, तो उनको भी ये कंट्रोल करता है। एक ही सेकेंड। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जो सामंजस्य से कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिनके कारण बाकी के वो हार्मोन्स को बनाने के लिए जो है वो आगे केमिकल रिएक्शंस वो करते हैं, और उनके वजह से देखिए ऐसा है, प्रीकर्सर एक होता है शब्द प्रीकर्सर, यानी कि वो प्रीकर्सर यानी उस रिएक्शन से पहले लगने वाला सामग्री,
वो होगा तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्रीकर्सर के रूप में कार्य करते हैं। वैसे तो सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो या तो वहाँ पे मतलब थोड़ा-सा पार्टिसिपेट करेंगे या उस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन ये जो आपस में इनका सामंजस्य है कि एक हार्मोन बनेगा, वो जाकर के दूसरी ग्रंथि को जाके बोलेगा कि तुम इस चीज़ को रिलीज़ करो। तो ऐसे हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ से होते हैं रिलीज़? पिट्यूटरी से होते हैं और इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, कंट्रोलर बोला जाता है बाकी की ग्रंथियों के, कि उसने जो हार्मोन रिलीज़ किए वो जाकर के बाकी की ग्रंथियों के उनके हार्मोन्स को रिलीज़ करने में मदद करते हैं। पैनक्रियाज़ का क्या कार्य है? पैनक्रियाज़ जो है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं और इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये 2 हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं। तो एक तो उनका जूस जो एक्सोक्राइन के माध्यम से वहीं के वहीं अवेलेबल कराता है वो पेट के अंदर और इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं। और दूसरा इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये 2 हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का मुख्य कार्य क्या है? अगेन वही जो आपके कार्बोहाइड्रेट शुगर को जो है पचाने का कार्य करते हैं। तो ये उसका कार्य है, ये पैनक्रियाज़ के उसमें चलता है। एडिपोज टिश्यू जो बॉडी का फैट है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये क्या करता है ये आपका ये बेसिकली आपके बोन मैरो और इन सब से जुड़ा हुआ है और ये लेप्टिन एंजियोस्टेंसिन और एडिपोनेक्टिन इस प्रकार के ये कुछ हार्मोन्स जो है ये बनाता है। तो जो एडिपोज टिश्यू है यानी कि फैट स्टोरिंग सेल्स जो हमारे कमर के आसपास होते हैं सबसे ज़्यादा, इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है हमारे शरीर को कुशनिंग का देना। मतलब अगर हम सब सोचिए अगर पूरे दिन अगर हम अपने हाथों पे बैठे रहते तो हमारे हाथों का क्या हाल होता और हम खड़े रहते तो हमारे पैर दुखने लगते हैं। तो हमको जो एक पीठ टिकाने के लिए जैसे हमारे शरीर की रचना हुई है तो वहाँ पर कमर के पास एडिपोज टिश्यूज़ जो है इतने ज़्यादा हमको मिले हैं ताकि वो हमको कुशनिंग का कार्य दें और हमको बैठते समय ज़्यादा बैठने से हमको तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पर भी कुछ प्रकार के जो हार्मोन्स बनते हैं वो लेप्टिन टेंसिन और एडिपोनेक्टिन इस प्रकार के ये हार्मोन्स बनते हैं। ओवरीज यानी कि ये जो है ये स्त्रियों में रहने वाला सेक्सुअल हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथि है और ये यूटेरस जो है इसके दोनों तरफ ओवरीज रहती हैं। यहाँ इन ओवरीज में ये एग्स जो है उनको बनने के लिए जो है बहुत सारे हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है और वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। टेस्टीज में जो टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन जो कि पुरुषों में बनता है, तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जो कि स्क्रोटम में रहता है। तो इसके बाद में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है ना ये भी हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ये हम देख चुके हैं। ये ग्रेलिन नाम का ये हार्मोन जो है ना ये इसको याद करिए। ये मैंने आपको जो लिखवाए थे नोट्स कब लिखवाए थे? जब मैंने आपको कॉलेज में पढ़ाया था तब उसमें ये थे ये सारे मैंने आपको बोर्ड पे भी लिख के नाम दिए थे और ये सब वहाँ पर लिखा हुआ था। प्रियंका आपके पास है क्या वो जो मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था? तो हाँ मैम, मैंने ना जेरोक्स कर लिया था, तो कॉलेज में पढ़ा था। हाँ क्योंकि वो वो पूरा मेरा मिस हुआ है, मैं वही ढूंढ रही हूँ। नेट का सिलेबस, नेट का नहीं कॉलेज सिर्फ का आपके कॉलेज सिलेबस। का जो पढ़ाया था ना तो उसका मैंने एक एक मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को इसी प्रकार से समझाया था और उसमें आपको नाम भी बताए थे कि कौन से जैसे इंटेस्टाइन में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं तो अपन वो देखने वाले हैं वैसे भी। ठीक है, किडनीज जो है ये किडनीज में भी कुछ प्रकार की हॉर्मोन्स आती हैं जैसे एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन, ये भी आपके जो है ये किडनीज में ये मुख्य कार्य करते हैं। ये फिल्ट्रेशन का कार्य नहीं करते, इनका कार्य दूसरा है। ये जो है पानी का जो एक ये बना के रखना पूरे शरीर में और ये इस प्रकार के दूसरे दूसरे कार्य ये करते हैं। लिवर का हमने देखा कि लिवर में मुख्य इसका एक हार्मोन निकलता है, ग्रोथ फैक्टर्स जो है ना वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं? ये ग्रोथ फैक्टर्स ये लिवर में बनते हैं।
हार्ट में भी कुछ प्रकार के, अब जहाँ ये देखो, ये हार्ट क्यों बताया है, ये सामान्य रूप से जो है ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर हाँ, ये जो है ना, ये 2 प्रकार के ये हॉर्मोन्स जो हैं, ये ए टाइप नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड और बी टाइप नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड ये रिलीज होते हैं, और जब किसी को अटैक आता है तो वही चीज़ को वो अपनी किट में जो है वो उसका ब्लड टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसमें वो वाला हार्मोन आ रहा है क्या। तो अगर वो हार्मोन आ रहा होता है तो इसका मतलब उसको हार्ट अटैक था, पॉजिटिव है वो। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, प्लेसेंटा नाम का एक जो है ये ग्लैंड है। अब ये प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा कहाँ होती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिला के अंदर जब शिशु पल रहा है, बस उसी समय 9 महीने के लिए ये प्लेसेंटा नाम की एक ग्रंथि होती है। तो ये ग्रंथि है क्या? नहीं। ये एक बेसिकली कवरिंग है, ये एक बलून है, और उस बलून के अंदर ये बच्चा जो है ये पलता है माँ के गर्भ के अंदर। तो ये प्लेसेंटा नाम की जो ये कवरिंग है, ये कवरिंग ही ग्रंथि के जैसे कार्य करती है। इसके अंदर ही बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है रिलीज होते हैं, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए और बच्चे के और माँ के शरीर के बीच में जो सामंजस्य है वो प्रॉपर होने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें मतलब ये रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लेसेंटा भी एक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, जबकि ये ग्रंथि के न शेप की होती है और ना ही इसका कोई दूसरा कार्य है ग्रंथि के जैसा। लेकिन सिर्फ उस 9 महीने के अंदर, उसी समय के अंदर जब ये जन्म जो है देने वाली है माँ अपने बच्चे को, बस उतने समय के लिए, 9 महीने के लिए, जब भ्रूण की वो अंदर रक्षा करता है वो प्लेसेंटा, तो उस भ्रूण के संरक्षण के साथ साथ उसके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का जो कार्य है वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है, और इसीलिए उसका जो रेगुलेशन है वो अपने प्लेसेंटा जो है वो एक ग्रंथि के जैसे कार्य करके करती है, जो भी हार्मोन्स चाहिए वो उसको उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चीज़ें हमने देखी जिसमें कि नाम हमको नहीं मिले, मुझे नाम चाहिए उन हार्मोन्स के, मैं आपको देती हूँ। हाँ, यस। तो पिट्यूटरी जो जो हार्मोन्स बनाती है, तो उनमें ग्रोथ हार्मोन एक मेन है, प्रोलैक्टिन एक मेन है, ठीक है, जो कि प्रोलैक्टिन जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो बनाता है। थायरोट्रोपिन एक एक है, कॉर्टिकोट्रोपिन एक है, ये किसको बनाता है? ये एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो बनाने के कार्य में मदद करता है। और एंटी डायूरेटिक ये जो है ये किडनीज के लिए जो है किडनीज वाली ग्लैंड्स को जाकर बताता है। और ऑक्सीटोसिन ये लेबर और इन सब चीज़ों के लिए बताता है। तो ये सारे हार्मोन्स कौन बना रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड बना रही है। थायराइड कौन से हार्मोन्स बना रही है? थायराइड जो है वो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये उसको बना रही है। इसमें उनका कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। एड्रीनल ग्लैंड्स, ये आपको इसका भेजने वाली हूँ, तो मैं आपको इनके नाम भेज दूंगी कि कौन से हार्मोन्स, एग्जैक्ट हार्मोन का नाम। अभी हमने क्या पढ़ा? ग्रंथियों के नाम पढ़े, जिनमें हमने कुछ हार्मोन्स के नाम पढ़े, लेकिन जो सारे हार्मोन्स उससे जुड़े हुए हैं, तो वो सारे ही जो हार्मोन्स हैं उनके मैं आपको नाम भेज दूंगी। ठीक है।